गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूनम चंदेल विजय लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विजय लक्ष्मी फाउंडेशन महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सहायता, उनकी मदद के लिए, उनके लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर होता है। और इसी उपलक्ष्य में विजय लक्ष्मी फाउंडेशन ने साथ ही साथ एक ऑनलाइन सीरीज चलाई है जो इनविंसिबल वुमेन सीरीज है, इनविंसिबल वुमेन टॉक शो सीरीज है। इसी में हम आपसे मुलाकात करवाते हैं कई ऐसी महिलाओं की जिन्होंने अपने जीवन के दौरान या संघर्ष किए हैं, एक पड़ाव पार किया है, अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है और उनकी ये प्रेरक, रोचक और प्रभावी कहानियां आप तक पहुंचाकर हम कोशिश करते हैं कि और भी महिलाओं को इससे फायदा हो और उनमें भी हिम्मत आए और वो भी कुछ ऐसा अपने जीवन में करने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करें। तो इसी उपलक्ष्य में आज का जो ये इनविंसिबल वुमेन सीरीज एपिसोड है, यहाँ पर जो हमारे साथ मेहमान जुड़ी है वो है हरियाणा से आती हुई एक बैंकर एवं कवयित्री कीर्ति दहिया जी। तो उनके परिचय में मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि फूल काटा या टहनी की नजाकत नहीं, बगीचा है हम। फूल काटा या टहनी की नजाकत नहीं, बगीचा है हम। उजड़ जाते हैं पतझड़ से बसंत में खिल जाने के लिए। A banker to live and a poet to stay alive. We welcome you, मैम। चलिए मिलते हैं कीर्ति दहिया जी से आज के इस इनविंसिबल वुमेन सीरीज एपिसोड में। हरियाणा राज्य के छोटे से शहर सोनीपत में जन्मी कीर्ति दहिया न सिर्फ महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। वक्त बदल चुका है, दौर अब एक नया है, नई तारीख लिखी जाएगी। आपका ताल्लुक हरियाणा के जाट समुदाय से है, जहां पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी सोच की मान्यता है, लेकिन अपने माता पिता का अपार सहयोग और संपूर्ण साथ कीर्ति दहिया जी को इन रूढ़िवादी सोच से कहीं परे एक खुले आसमान की ओर ले जाता है, जिसके कारण वह अपनी उच्च शिक्षा घर से दूर रहकर दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी करती हैं, जहां उनकी पढ़ाई के साथ कविता लेखन में भी रुचि उनके हौसलों को एक नई उड़ान देती है, जिसके कारण वह आज आत्मनिर्भरता के साथ साथ अपने जुनून को भी नई दिशाएं दे रही हैं और वह आज एक बैंकर के साथ साथ एक लोकप्रिय कवित्री के रूप में भी जानी जाती हैं। तो आइए मिलते हैं कीर्ति। बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा परिचय देने के लिए। बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे किसी संस्था से जुड़ते हैं या ऐसे किसी समूह से जुड़ते हैं जो महिलाओं के लिए कुछ कर रही है या किसी भी एक वर्ग के लिए कुछ अच्छा करने में तत्पर है। और हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी तो अच्छी चल रही है, लेकिन बहुत से ऐसे और हमारे भाई बहन हैं जिनको हमारी जरूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आज मौका देने के लिए। कुछ बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल आवर्स कि आप आए, आपने हमें समय दिया और आज ये सेशन हो पा रहा है। तो सेशन की शुरुआत में जैसे कि मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि मैम जो है वो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से ये आते हैं और आज की तारीख में मैम एक सक्सेसफुल बैंकर भी है, एज वेल एज ये पोएट्री भी बहुत अच्छी करती है, इनका राइटिंग में भी बहुत अच्छा काम रहा है। तो उसी के बारे में हम मैम से और कुछ जानने की कोशिश करते हैं आगे। तो सबसे पहले मैम आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका जन्म स्थान पर्टिकुलरली कहाँ रहा और आपके अनुसार, आपके हिसाब से वहाँ का वातावरण कैसा है, सोसाइटी कैसी है। और जैसा कि मतलब आमतौर पे हम जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता उन एरिया से निकलकर लड़कियों के लिए अपने बल पे कुछ हासिल करना। तो आप बताएं कि कैसा रहा आपका बचपन, आपका बैकग्राउंड। जी पूनम जी, मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से आती हूँ। जन्म स्थान सोनीपत जिला, सोनीपत शहर में ही मेरा जन्म हुआ। और वहाँ के माहौल की अगर मैं बात करूँ तो खुला खान पान और खुले बोल वाले हम लोग हैं। हमारी जो बोली है उसमें बोलते हैं कि नो फिल्टर। आजकल लोग बहुत सोच समझ के, बहुत नफा नुकसान के बारे में सोच के बातें करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम जो अंदर है, जो दिल में है, वो जुबान पे है और इसलिए कभी कड़वे कड़वे भी कहलाए जाते हैं। और वहाँ अगर मैं बात करूं कि लड़कियों के लिए वहाँ कैसा माहौल है,
तो जैसा ये जाना जाता है, जब बात भारत की भी करें, मैं सिर्फ हरियाणा की नहीं, तो हमारे यहाँ ऐसा है कि लड़की को जरूरत है एक पुरुष की, या इस तरीके से देखा जाता है। और ये भावना कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी ज्यादा है कि जैसे ही लड़की पैदा होती है कि घर में भाई है या पिता है या कोई और पुरुष है, तो उसका साथ उसके साथ बना रहना चाहिए। बहुत इज्जत मिलती है लड़की को, बहुत एक ऐसा देखा जाता है कि जैसे पिता है तो पिता ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, बेटे से भले ही बात कर लेंगे, बेटी के सामने नहीं करेंगे। वहां पे भले ही हम भावनाएं खुलकर नहीं दर्शाते होंगे, आजकल जो एक कल्चर है आई लव यू कहने का, थैंक यू कहने का, सॉरी कहने का, वो वहां पर अभी भी नहीं आया है। हम पिता को कभी नहीं कहेंगे आई लव यू पापा, लेकिन हमारे अंदर वो भावनाएं, और सिमिलरली पिता के लिए भी बेटी के मन में, पिता के मन में भी बेटी के लिए वो भावनाएं रहती हैं। लेकिन बस ये है कि एक खुलना, कि बेटी को बाहर जाने का मौका देना, अपने पैरों पर खड़ा होना, वो सोच आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर घर में आ गई है, लेकिन बहुत से घरों में आ गई है। 1995 में मैं पैदा हुई थी, तो उस समय या जब मैं स्कूल में थी, ये बात थोड़ी अलग थी कि बेटी को बाहर पढ़ने भेजा जा रहा है, और एक हौसला लगता है घर वालों का, माता पिता का, कि कुछ गलत ना हो जाए। वो एक उदाहरण रहती है गांव की सभी लड़कियों के लिए कि वो बाहर गई है और वो कुछ अच्छा करके आएगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनके हिसाब से लड़की ने कुछ और निर्णय लिया है, अपना जीवन साथी चुना है, या इस तरह की बातें होती हैं, तो वो एक नेगेटिव वे में लिया जाता है। और ऐसा है कि सब सबको जानते हैं, वहां पे गांव होता है, सब सबको जानते हैं, तो घर वालों को भी एक ये चिंता रहती है कि बेटी है, इसकी जो बातें हैं वो गांव के इस सिरे से उस सिरे तक जाएंगी। तो वो सारी बातें हैं। लेकिन अब बहुत खुल रहा है, बहुत बदलाव आ रहे हैं। गीता फोगाट जैसी बेटियां हैं हमारी, बहुत से ऐसे हर क्षेत्र में वहां से लोग निकल रहे हैं। जी ठीक है। आपने जैसा आपने कहा कि एक फेज ऑफ चेंज आपने महसूस किया है कि अब चीजें बदल रही हैं टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, माहौल वहां भी जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, मतलब आगे फ्यूचर में हमें और बहुत सारी चैंपियंस मिलेंगी वहां से। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पोएट्री का काम आपने किया है साथ ही साथ, तो उसकी प्रेरणा क्या रही आपके जीवन में, मतलब इसकी शुरुआत कब से हुई? जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया साल 2013 में, और वहाँ ऐसे ही हम कॉलेज के सब स्टूडेंट्स कुछ कोशिश में रहते थे, कुछ लिखना। मुझे लगा कि वहां से मैंने पहचाना कि मैं कुछ लिख सकती हूँ। कुछ मौका मिला तो पहली बार ऐसा कुछ लिखा, और फिर लिखते चले गए। तो वो एक बहुत अच्छा सफर रहा। वहां पे 3 साल का जो मेरा कोर्स था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी के परिसर में, और बाहर भी मुंबई तक हम आए। और बाकी सभी कॉलेजेस में एक कंपटीशन रहता था कि हम जाते रहते थे, और लगता था कि ऐसा उन्होंने लिखा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रहती थी कि बहुत से युवा, मतलब युवाओं में जो है वो एक देखने को मिलता था, एक कि उसने ऐसा लिखा है, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ। वो एक क्रम चला। उस समय पे ये कंपटीशन जैसे ही रहा, लेकिन पता नहीं था कि बाद में जब कॉलेज से निकलेंगे, हाँ, जब कॉलेज से निकलेंगे या जब जीवन में ऐसे कुछ क्या रहता है कि बहुत कभी आप तनाव में चल रहे हैं, या आपके अंदर कुछ घूम रहा है, आपको नहीं पता है कि वो क्या है, और आप एकदम से कुछ लिख देते हो। लिखने के बाद जब आप आधे घंटे 1 घंटे बाद शांति से बैठते हैं, आपको लगता है कि आपने कागज पे अपना गुस्सा, अपना प्यार, अपना सब कुछ निकाल दिया है। एक कविता मेरी कागज पे भी ऐसी ही कुछ है कि जब मन में उमड़ रहे भावों को कहना मुश्किल हो जाता है, जब सब कुछ साझा करने को ये हृदय आतुर हो जाता है, तब सहनशील सा आवारा सा वो कागज साथ निभाता है। मैंने उसमें सब यही लिखा है कि कागज एक हमारा ऐसा साथी है कि कोई हो ना हो, कोई मनुष्य हो ना हो, हम लिख देते हैं और शांत हो जाते हैं। तो कॉलेज के बाद भी ऐसा रहा कि अभी जब मैं कार्यरत हूँ, तो जब भी समय मिलता है कुछ लिखती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ। लगता है कि कविता लिखी है
और अगर वो बोली गई है, वो किसी के सामने सुना दी गई है, तो वो अपने आप में पूरी हो जाती पूरी हो जाती है। है। यही है जी। जैसे कि विजय लक्ष्मी फाउंडेशन जो काम करते हैं, तो ऐसा होता है ना कि जब हम अपनी ओर से कुछ प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली ये टू वे चलने वाली चीज होती है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम इसका भी एनालिसिस रखते हैं कि आगे से क्या आ रहा है या क्या फीडबैक मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है, तब जाके वो पूरा होता है। तो उसी दिशा में जी जी पूछना चाहूंगी कि जब आप कविताएं लिखती हैं, करती हैं, जैसे अभी आपने बताया कि मोस्टली ये कुछ अंदर की भावना एक्सप्रेस करने के लिए होती है, टू वेंट आउट जी समथिंग, कि हम शेयर भी जी कर लें जी जी और मन हल्का जी कर लें, इस तरह से। जी। तो आपके अनुसार ये कविताएं या ये पंक्तियां क्या असर छोड़ती हैं किसी और पर? हो सकता है सेम सिचुएशन से कोई और भी गुजर रहा हो और उससे मदद मिली हो, आपका शेयरिंग या वेंटिंग आउट देखकर उन्हें भी लगा हाँ हो कि हाँ हाँ, हाँ। है एक कुछ ये सिमिलैरिटी। जी जी, बहुत बार ऐसा होता है। एक तो ये रहता है कि जैसे मेरी कविताएं बहुत एक चीज के इर्द गिर्द घूमती हैं, हिपोक्रेसी, लोगों का दो मुंहा होना। जैसे मैंने पहले जी। भी बोला, हम नो फिल्टर बातें करते हैं, तो मेरे स्वभाव में भी वही है कि मैं कोशिश करती हूँ और मेरी कविताएं भी उस चीज को लेकर चलती हैं कि तुम जो हो तुम वही रहो, नकाब मत पहनो। एक कविता है मेरी, बेबाक कहो, तो कार्यक्रम के अंत में मैं उसको जरूर रखूंगी। उसमें जब ऐसी कविताएं लोगों के सामने जाती हैं कि बेबाक कहो, वो एक दिमाग में घूमता रहता है। आप एक बार सुन लेते हो, आप मैं एक कविता में 10 बार बोल रही हूँ बेबाक कहो, आप सुबह जब जाते हैं कहीं पे तो आपके मन में आता है वो बेबाक कहो। तो इस तरीके की कविताएं या कुछ ऐसी कविताएं जिनमें, जैसे मैंने हरियाणवी बोली के लिए कुछ काम किया है, उसमें मैंने पर्दा प्रथा, घूंघट के लिए कुछ बोला है मैंने, या जाट समुदाय की कैसी एक इमेज बन गई है उसके लिए, या बेटियों को, ये बहुत कविता मेरी अच्छी लगी लोगों को, कि बेटियों की जब बाहर से हम देखते हैं कि हरियाणा में बेटियों को कैसा रखा जाता है, तो मुझे वो चीज बहुत चुभती थी कि ऐसा नहीं है। मैं भी हरियाणा की बेटी हूँ, मेरी तमाम सहेलियां वहां से हैं, वहां अच्छे से ही हमें रखा जाता है। तो जब इस तरीके की कविताएं निकल के लोगों के सामने जाती हैं, तो उन्हें वास्तव में पता लगता है कि क्या वास्तविकता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। या जैसे मैंने बोला दो मुंहा होना, तो लोग कहीं ना कहीं वो असर करता है दिमाग पे, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, कि हमें शायद खुद को बदलने की जरूरत है, या हमें कुछ अंदर ना रखते हुए बेबाक कहने की जरूरत है, या कहीं ना कहीं तो बदलाव आना चाहिए, और कहीं ना कहीं लोग उससे जुड़ते हैं, बेशक असर करती हैं। जी बिल्कुल। जैसे अभी जवाब देते वक्त आपने बीच में एक जगह कहा कि लोगों ने एक आम सी मतलब एक परसेप्शन बना ली है कि हाँ वो हरियाणा है तो वहां ऐसा होगा, लड़कियों के साथ ऐसा होगा, और एक फिक्स कर लिया है दिमाग में। लेकिन हर बार ये ऐसा नहीं होता, वहां भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो उस तरह का माहौल नहीं रखते, जो लड़के लड़कियों को एक जैसा माहौल देते हैं और सारे मौके भी देते हैं, अवसर देते हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण आप हैं हमारे आगे। डेफिनेटली आपको जी देखकर लगता है कि आपके परिवार से भी आपको पूरा सपोर्ट रहा है, तभी आपने मतलब जो भी कदम उठाए हैं वो यहाँ तक पहुंचना आपका उन सबकी सहायता से, सपोर्ट से ही होगा। तो हम इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि कौन आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहे और किस तरह का आपको अफेक्शन एंड जो भी बोलते हैं सपोर्ट और मिलता रहा है रिलेटिव से, फैमिली से, एज वेल एज सोसाइटी से भी, ताकि ये मैसेज वहां तक पहुंचे जिन्हें लगता है कि नहीं अभी भी चीजें बदली नहीं है। जी। तो हम दो बहनें हैं, और मेरे पिताजी को बहुत खुशी है कि उनकी दो बेटियां हैं। और समाज की अगर मैं बात करूं तो बहुत लोग बोलते हैं कि बेटियां हैं, बेटा नहीं है, ऐसी इस तरह की बातें। लेकिन वहां से नाता रखते हुए भी, एक छोटे से गांव से नाता रखते हुए भी, मेरे पिताजी के दिमाग में हमेशा ये था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है दोनों बेटियों को। और उन्होंने मैं कहूंगी कि एक दूरदर्शी सोच उन्होंने रखी कि कैसा आने वाले समय में कैसा होने वाला है, एक 12वीं करके या एक कुछ ग्रेजुएशन के बाद शादी ना करते हुए बचपन से ही उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से, कहाँ पे हमारा रुचि हमारी कहाँ जा रही है बेटियों की, वहां उस फील्ड में इनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो ऐसा रहता ही है कि कहीं ना कहीं रिलेटिव्स में या कहीं ना कहीं आपके गांव मोहल्ले में ऐसा बोला जाता है कि
इतना करने की क्या जरूरत है, जी। शादी कर दो, अच्छा है, आगे बुढ़ापे का सहारा नहीं है, बेटा नहीं है, कौन जो कमाई का जाई है वो तो इनकी पढ़ाई पे लगा दोगे। ये बेशक ऐसी बातें होती हैं, लेकिन यही है कि ज्यादा पूरा पूरा सपोर्ट मम्मी पापा की तरफ से रहता है। कविता के क्षेत्र में भी और काम के क्षेत्र में भी, पढ़ाई में भी मैं घर से बहुत दूर रह रही हूँ अभी, और उनको लगता है कि अच्छा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ने को मिल रहा है। तो वही मेरे मतलब सपोर्ट सिस्टम मम्मी पापा ही है। देखिए कितनी अच्छी बात है ये। बहुत जी। बढ़िया। हम सबकी शुभकामनाएं भी आपके साथ है, आप इसी तरह काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। आगे मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आप इतनी अच्छी पोएट्री और सब करती हैं राइटिंग्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा भी बनता है कि हम भी आपसे कुछ लाइंस सुने। तो जी हम वही बेशक। चाहेंगे कि आप कुछ कहें। एक घूंघट घूंघट पर मैंने एक कविता लिखी थी, हरियाणवी में मुझे थोड़ा काम करने का मौका जी। मिला था। तो मुझे हमेशा ये चीज अखरती है कि मुंह क्यों छुपा कर चलना है, क्या क्या है, ऐसी 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 क्या बात है। और जब इस पे सोचने बैठी या किसी से डिस्कस किया इस बारे में, तो एक ही चीज, एक छोटी सी चीज है जो जिसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है कि क्योंकि पुरुष की नजर, गलत नजर ना पड़े, औरतों को घूंघट करना पड़ता है। इसमें मैंने कुछ लिखा था, हरियाणवी में है, मैं पढ़ देती हूँ कि बात छोटी को ना, अक देश 71वां गणतंत्र मना रहा है, नाम मारे बहुत से कामा का पूरी दुनिया पे छा रहा है, पर तम के आजादी और के संविधान का गाना गाओ सो, थारी माँ बाणा ने तो खुले मुंह चालन में भी खतरा छा रहा है। ना 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 ना, मैं बात एकली जान की अक अंधेरे की नहीं कर रही हूँ, रयो घूंघटाड़ा पाप त दिन दौड़ी कर ढारा से, ना तो किसे ब्राह्मण ने बताई और ना या किसे ग्रंथ की बात, ना तो किसे ब्राह्मण ने बताई और ना या किसे ग्रंथ की बात, हैरानी तयास है अक मानस है, मानस पर जुल्म ढारा है। मतलब कोई ऐसी आपदा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर नहीं हो गया है कि ये हमें करना ही पड़ेगा, ये तो हो गया है। एक इंसान है, इंसान के लिए ऐसे रूल बनाए हैं, और कहीं ना कहीं ये रूल्स बने होंगे शायद पुरुषों की तरफ से, और आज इतनी धारणा आ गई है कि जो हमारी बहनें हैं, मम्मी हैं, या जो जो भी गांव की औरतें हैं, उनको लगता है कि ये एक रिवाज की तरह है। वो सोचेंगे भी नहीं कि क्यों, क्या वहां पे मुझे बहुत लगता है कि औरतों को बदलाव की जरूरत है कि नहीं, ये रिवाज नहीं है, या किसी ने, तुम ही हो, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी शक्ल है, उससे तुम्हें कैसे डील करना है, वो एक जब तक नहीं बदलाव आएगा तब तक चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। और ये एक थोड़ा सा था। बाकी जो मैंने कहा था बेबाक कहो, वो कविता मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। जी युवाओं के लिए, सबके लिए मेरा उसमें संदेश है कि मिलेंगे सब कह जाने वाले, कुछ अपनी बात छुपाने वाले, कुछ दबी हुई आवाजें होंगी, होंगे कुछ तुम्हें दबाने वाले, कुछ सलाह तुम्हें देने आएंगे, आएंगे मशवरा लेने वाले, इसकी उसकी किसकी सुननी है, होंगे ये भी समझाने वाले, पर तुम अपनी सुनकर बेबाक कहो, जो हो कहनी मुश्किल वही बात कहो। और कुछ जात धर्म बतलाने वाले, शर्म लिहाज सिखलाने वाले, लड़की हो धीरे बोलो ये चिल्ला कर कह जाने वाले, लड़की हो धीरे बोलो ये चिल्ला कर कह जाने वाले, देख किसी रोते लड़के को मर्द ज्ञान समझाने वाले, ढंग तुम्हें सिखलाते हैं वो बेढंगी से जीने वाले, पर तुम अपने ढंग में बेबाक कहो, तुम अपने ढंग में बेबाक कहो, जो हो कहनी मुश्किल वही बात कहो। और जब प्यार का आंगन सजता है और जन्नत अब्र बरसता है यार मिला या खुदा मिला ये पता कहाँ फिर चलता है। जब प्यार का आंगन सजता है और जन्नत अब्र बरसता है यार मिला या खुदा मिला ये पता कहाँ फिर चलता है, जरा सा बदलाव इस प्यार की खातिर ये भी कहीं सुनने मिलता है। इस राह रुकूं उस राह चलूं ये प्रश्न चिन्ह खटकता है, इस राह रुकूं उस राह चलूं ये प्रश्न चिन्ह खटकता है, पर तुम अपनी खातिर बेबाक कहो, तुम खुद की खातिर बेबाक कहो, जो हो कहनी मुश्किल वही बात कहो।
वो जो दूर बैठ मुस्काते हैं तुम्हारे पास कहाँ आना चाहते हैं। खूबसूरत हैं पैमाने उनके जिनसे सूरत का नाप लगाते हैं। तौर तरीके चाल ढाल सब तुम्हारे कपड़े उन्हें बताते हैं। साहस हिचकोले लेता है शब्दों पर पूर्ण विराम लग जाते हैं। कि जब हम बाहर गांव से कहीं बाहर निकल कर सब में मिलने की कोशिश करते हैं, एक शहर के माहौल में मिलने की कोशिश करते हैं, तब कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि हमें लगता है हम पिछड़ रहे हैं, हम इनमें से एक नहीं है। साहस हिचकोले लेता है शब्दों पर पूर्ण विराम लग जाते हैं। मौन तोड़ो खुद को जोड़ो बेबाक कहो, जो हो कहनी मुश्किल वही बात कहो। और ध्यान से सुनिए कि जो भी कहना है खुल के कहो, ये बात जरा खुद से भी कहो। जो आते हैं लेकर बातें अपनी बातों बातों में उनसे भी कहो। है अलग तुम्हारी बातें जितनी अलग अलग ढंग में ही कहो, कोई और कहे इससे पहले अपने लफ्जों में तुम ही कहो। हाँ हाँ बहुत जरूरी है कि बेबाक कहो, जो हो कहनी मुश्किल वही बात कहो। फिर वक्त क्या बिसात क्या और तूफान की औकात क्या, रंज तंज क्या है फिर है हिम्मत और हालात क्या है, जीत क्या और हार क्या है, क्या शिकस्त मात क्या, जिस पर ना बात हो सके है ऐसी भी कोई बात क्या। ना हेर फेर सब साफ कहो बेबाक कहो, जो हो कहनी मुश्किल वही बात कहो। हर बात कहो बेबाक कहो, जो हो कहनी मुश्किल वही बात कहो, वही बात कहो। बहुत खूब, बहुत खूब। सच में ये मतलब केवल लाइनें हैं कहा जाए तो, लेकिन जब आप कह रही थी इनको तो ये पहुंचती है हम तक, सुनने वाले तक पहुंचती है। कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं और सच में ये ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज है। मतलब मुझे जी तुरंत जी जी फ्लैशबैक में से याद आने लगा कि कहीं मैं अगर रुक गई थी, कुछ बोलने से चूक गई थी कि सोच के कि बोलूं ना बोलूं, तो ये सुन के लगा कि शायद बोल देना चाहिए। नहीं रोकना चाहिए। जी जी जी। यही यही यहीं पे कविता सफल जी होती है कि जिस भाव से लिखी है वो जाए और कहीं थोड़ा भी बदलाव पहुंचे। लाए जी 1% तो अपने आप में कविता सफल हो बहुत जाती सुंदर है। लाइनें थी सच में ये। आगे मैं जानना चाहूंगी आपसे कि हाल ही में जैसे न्यूज में भी कुछ आपने देखा होगा कि मतलब जैसे हमने सुना है कि आप भी परफॉर्मेंसेस देती हैं, शोज करती हैं, स्टेज शोज भी करती हैं मेरे ख्याल से। तो उससे रिलेटेड है ये सवाल कि स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में एक केस बीच में आया था कि बैन कर दिया गया था उनपे। कुछ बातों को मतलब इतना क्रिटिक ये कर देते हैं कि ऑडियंस का व्यू पॉइंट ही अलग सा चला आता है और चीजें नेगेटिव होती चली जाती है। हालांकि जो आर्टिस्ट होता है उसका ये बिल्कुल मतलब माइंड में नहीं होता है ऐसा कुछ नतीजा निकले। तो मेरा सवाल यही है आपसे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में कि वैरायटी ऑफ ऑडियंस जो होते हैं वो कभी कभी इतना डिफिकल्ट टू हैंडल कैसे हो जाता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? अच्छा जी जी। देखिए ऐसा है कि जब हम अपने में भी बैठ के हम दो दोस्तों में या एक गैदरिंग में बैठ के भी कुछ बात रखते हैं अपनी, तो उसके लिए बहुत अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। जी आपकी बात किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं, कोई नहीं सहमत होता है या कभी कभी कोई भी सहमत नहीं नहीं होता होता। है। और ऐसी बातें आपने कितनी ही टीवी पर बहस मुद्दे डिबेट्स देखी होंगी कि सबके सोच जो है वो अलग अलग चलती है। तो जब एक आर्टिस्ट को ऐसा मंच दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं बात तो अपनी ही कह रहा है, जो उसके मस्तिष्क में, जो उसके दिमाग में चल रही है। बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि कुछ रिलेटेबल रखें, जैसे मैंने ये कविता पढ़ी बेबाक कहो, ये सब सब इस जीवन को जीते हैं जो मैंने इसे रखा, तो वो रिलेटेबल हो जाता है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं मैं ऐसा कुछ रखूं जो सिर्फ मेरी सोच है, तो वो कुछ लोगों को खटकेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। जी लेकिन बोलते रहना चाहिए, वो चीजें जाती रहनी चाहिए, वो चलता रहना चाहिए। बहुत से कवियों ने क्रांति लाई है। जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था तो बहुत सारे कवि ऐसे प्रेरणा बन गए थे, उनको जेल हो जाती थी, या बहुत से जी लेखक बहुत से रिपोर्टर्स की अखबारों में जो भी उनकी कविताएं जाती थी, लोगों में एक आक्रोश आता था। अटल जी की बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो आज तक हम सुनते हैं तो हम हमारे रोंगटे खड़े हो जी जाते जी हैं, हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे मैंने बोला कि जाट समुदाय के लिए मैंने कविता जी रखी थी, और वो किसी भी समुदाय से बंधी हुई नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं जैसा भी हरियाणा में रहन सहन होता है वो उस पर है। बस मैं ये चाहती थी कि
एक जाटों को अलग से ना देखा जाए, तो हमारी एक जाट होने के नाते बस मैंने ये लिखा था उस पे हम कैसे हैं। तो उसमें एक कविता, एक पंक्ति थी कि मतलब चूल्हा न्योत होती है, चूल्हा न्योत होती है कि जब या तो आप एक आदमी का निमंत्रण आता है, और चूल्हा न्योत में होता है कि पूरे मतलब सह परिवार आपको बुलाया जाता है। तो मैंने उसमें बोल दिया था कि जब जन न्योता चूल्हा न्योत का आ जा, तब 2 दिन पहला खाना बनना बंद हो जाए। मतलब मैंने एक बहुत ठिठोली करते हुए ये बात लिखी थी कि हम हरियाणा में ऐसे रहते हैं कि चूल्हा लोध हमारे लिए एक बहुत एक्साइटमेंट वाली बात हो जाती है। जी। बचपन में ऐसा होता था कि सब जाएंगे और थोड़ा सा हम भूख लेके जाए पेट में। तो मैंने उस बात को अतिशोक्ति देते हुए बोला था कि 2 दिन पहले खाना वाना बंद हो जाता है। तो जब वो सोशल मीडिया पे गई, या कुछ जैसे मेरे परिवार में भी कुछ रिलेटिव ने वो सुनी, तो बोला कि ये तो तुमने गलत बोला, ऐसा तो नहीं है, हम ऐसे तो नहीं करके जाते हैं। ऐसे कमेंट्स लोगों ने दिए कि मैडम आप ये तो कैसे बोल सकती हो, इतना आप जाट ही नहीं हो, आप ये अपमान कर रही हैं। हम तो जिस दिन जाना होता है उस समय का भी खाना खाकर सामने वाले के घर जाते हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग था, मतलब हंसी आई थी मुझे उससे। सो बट ये कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों ने जिस भावना से वो कहा गया था वैसे ही लिया। तो ये चलता रहेगा, ये नॉर्मल है। होता है, कहते हैं ना जब कुछ अच्छी चीजें होने जाती हैं तो उसके प्लस एंड माइनस दोनों होते हैं, यानी यू हैव टू फेस बोथ। आगे जाना हमेशा इन जी दोनों जी चीजों के, इन दोनों पहलुओं के साथ ही होता है। सिर्फ अच्छा अच्छा होते हुए जी आप जी आगे नहीं जी निकल सकते। तो ये तो एक बिल्कुल पार्ट है बिल्कुल। आपकी जर्नी का, मंजिल तक पहुंचने का। तो जी आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप भी जैसे एक यूथ कम्युनिटी को ही बिलोंग करती हैं और इतने अचीवमेंट्स आपने इतनी छोटी सी एज में किए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी दूसरी लड़कियों को और कॉमनली यूथ को भी, कि किस तरह से उन्हें मतलब मोटिवेटेड रहना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अभी नहीं हो सकता, या यहाँ से आ रहे हैं आप तो नहीं हो सकता, इस स्टेट से हैं तो नहीं हो सकता। तो कुछ एक मैसेज आप बताएं यूथ के लिए। जी। एक तो जो आपने प्रश्न में एक आपका भाग था कि कैसे यूथ में एक डिमोटिवेशन आ जाता है कि अभी नहीं हो रहा है तो कभी नहीं होगा, हम यहीं रह जाएंगे। तो उस पर मैंने एक ऐसा कुछ लिखा था कि शान अजब सा देश मेरे की, दुनिया में रुका रोड़ा सा, किते खाकी किते हरी पोशाक, अड़कुण से रंग का तोड़ा सा, डॉक्टर वकील पुलिस या मास्टर सीमा पे फौजी करे लड़ाई, भारत माँ की सेवा तगड़ी हो रही, हर बाप का सीना चौड़ा सा। पर कदे सोची है तुमने कि इन नाकामयाबी एक दिन में नहीं पाई थी, रात करी हजारा काली, जब किते जाकर चांदने ने अपनी शक्ल दिखाई थी। फिर तू क्यों लाडले एक हार पे माड़ा कालजा कर जैसे, फिर तू क्यों लाडले एक हार पे माड़ा कालजा कर जैसे, मेरे ख्याल से कामयाबी की गलत परिभाषा पड़ जैसे। तो ये मैंने उन लोगों के लिए लिखा था कि ऐसा नहीं है। हम जिनकी भी हम कहानी देखेंगे जो आज सक्सेसफुल हैं, उनमें से मेरे ख्याल से 99% लोग ऐसे ही रहते हैं जो बहुत हार हताशा के बाद वहां तक पहुंचे होंगे। तो धैर्य है, कहने में बहुत आसान है, अपनाने में बहुत मुश्किल है, लेकिन वही है कि जिससे हम आगे बढ़ते रह सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि बातें कहो, अपने खुद की भावनाओं को एक्सप्रेस करो। मुझे लगता है कि हर जगह पे कम्युनिकेशन इज द की। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप खुद को कैसा, आपका काम कैसा है, और आप फिर खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, वहां पे भी वो चीज बहुत जरूरी है। आपके घर में आप आपस में कैसे एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, अच्छी चीजें बुरी चीजें दोनों ही। आप अगर अच्छा, या आप अपने दोस्ती में अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छी चीज एक्सप्रेस कर रही हैं, तो उससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। आपको अगर कुछ चीज खटक रही है, कुछ बुरी लग रही है, आप वो अगर एक्सप्रेस करते हैं, उससे भी आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। या कहीं पर भी आपकी बात को अगर दबाया जा रहा है या कुछ भी, आप ये मत सोचिए कि उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। आप अपनी बात कह दीजिए, क्योंकि वही समय है, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और एक बहुत ये है कि सोशल मीडिया है, बहुत हेल्प करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी हम में आती है।
ये युवाओं के लिए भी है, और ये बाकी भी जो भी आजकल तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। लोग वहां पे कैसे हैं और लोग असलियत में कैसे हैं आपको नहीं पता है। आप थोड़ा सा अपने में सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, बहुत सारी चीजों को लेके सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। फिट रहना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ देखने में आप अच्छे लग रहे हैं इसलिए नहीं, मैंने खुद ये चीज पिछले 1 साल में महसूस करी है कि आपका दिमाग में किस तरीके की शांति आती है या किस तरीके का तेज आता है, वो दोनों ही इस बात पे बहुत निर्भर करती हैं कि आप फिजिकली कितने फिट हैं। और महिलाओं के लिए यही बात है कि कोई नहीं आएगा, कोई पुरुष नहीं आएगा उसके बनाए हुए कानून को तोड़ने। आपको ही उठना है, आप ही को बदलाव लाना है, और बदलाव घर से शुरू होगा। आप अपने बेटे को कैसी शिक्षा दे रही हैं? आपकी बेटी अपने पिता को देखकर, अपने माँ के प्रति पिता का क्या बर्ताव है उसको देखकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं से चेंजेस आते हैं। और पेरेंट्स के लिए अगर कोई मुझे सुन रहे हैं तो उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा हौसला रखिए बस, कि आपका बेटा या बेटी कुछ करना चाह रहा है, कुछ बदलाव लाना चाह रहा है तो उसको करने दीजिए। थोड़ा सा हौसला रखिए, बस उतनी ही जरूरत है। एक कविता छोटी सी मेरे ध्यान में आ गई है और मैं चाहूंगी कि वो लोगों तक जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, खासकर युवाओं के लिए जो प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए हैं लगातार। कि दर्द को दर्द से मत देख, वो इतना बुरा भी नहीं, गिरकर फिर से खड़ा तो हो, तेरा किरदार इतना गिरा भी नहीं। ये उन लोगों के लिए भी है जो दूसरों से अपनी जिंदगी को कंपेयर करते हैं, या उनको तो मुझे लगता है कि शायद हम कहीं ना कहीं अपने से कमतर लोगों को देख लें तो जिंदगी आसान हो जाती है। तो ये उसी पर है कि दर्द को दर्द से मत देख, वो इतना बुरा भी नहीं, गिरकर फिर से खड़ा तो हो, तेरा किरदार इतना गिरा भी नहीं। नरम बिस्तर ना सही, पक्की छत तो है, दर्द तो फैला है वहां जहां सोने को छत भी नहीं। नरम बिस्तर न सही, पक्की छत तो है, दर्द तो फैला है वहां जहां सोने को घर भी नहीं। और ईंट का तकिया बना जो सोए हैं गलियारों में, कंबल की मीठी गर्मी का उन्हें तो अंदाजा ही नहीं। और वो चांद बराबर फैला है छोटी बड़ी इमारतों के ऊपर, वो चांद बराबर फैला है छोटी बड़ी इमारतों के ऊपर, पर जो जिंदा ही मुर्दा है उन पर उसकी चमक जरा भी नहीं। इस पंक्ति से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा एक मैसेज देती हूँ कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एक बहुत बड़े शायर की ये पंक्ति है, और मैं इससे बेशक बहुत अच्छा वास्ता रखती हूँ कि तुम जिंदा बन के यार क्या मरे क्या रहते हो। मतलब कुछ हो, तुम हो, एक बदलाव ला सकते हो। तुम बदलाव ना सही, तुम नेगेटिविटी, तुम एक नकारात्मकता तो ना फैलाओ। तो उस पे यही था कि वो चांद बराबर फैला है छोटी बड़ी इमारतों के ऊपर, पर जो जिंदा ही मुर्दा है वहां उसकी चमक जरा भी नहीं। और क्या टूटे कांच सा दिल लिए फिरते हो अब तक, रोकर हंस दो एक बार तो कि तुम में वो बचपन जिंदा है कहीं। और अगली बार शिकायत करने वाला फेंकने से पहले सोचना, अगली बार शिकायत करने वाला फेंकने से पहले सोचना, कहीं कोई कचरे से पेट भरता बच्चा भूखा तो नहीं। और खुशियां लिपटी हैं, बहुत आसान है जिंदगी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो, कि खुशियां लिपटी हैं कच्ची मिट्टी में सने पैरों के साथ, तेरी उम्मीदों का खुशनुमा झूठ इतना बड़ा भी नहीं। और गिरकर फिर से खड़ा तो हो, तेरा किरदार इतना गिरा भी नहीं। दर्द को दर्द से मत देख, वो इतना बुरा भी नहीं। जी, और बहुत सुंदर आज का जो ये सेशन रहा, ये बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर एंड की ओर पहुंच गया है। जितना हम समझ पाए हैं तो आपसे एक मैसेज यही मिलता है कि लोगों ने जो आम एक धारणा बना ली है कि उस क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को बहुत दिक्कतें होती है और आमतौर पे उन्हें घर से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, और वहां पर हर चीज बहुत कड़ी है लड़कियों के लिए। तो ये एक 100% एग्जिस्टिंग स्टेटस नहीं है वहां का। ये क्लैरिटी मिली है आपसे मिलने के बाद कि नहीं, वहां पर भी ऐसे सेक्शंस भी है जहां ऐसी कहानियां भी है जो वहां से निकल कर आई हैं और अच्छा काम कर रही हैं। और आप भी जब पीछे मुड़ के देखते होगे तो डेफिनेटली एक गिविंग बैक टू सोसाइटी वाला फैक्टर आपको भी लगता होगा, और आप उनके लिए प्रेरणा बन रही हैं। जो इनडायरेक्टली वही है कि आप उनकी प्रेरणा बन के उनकी हिम्मत बढ़ा रही हैं। आपका काम, जैसे आपने कुछ कविताएं सुनाई यहाँ पर, वो भी
वहाँ की कुछ पिछड़ी प्रथा के बारे में थी। तो एक समाज सेवा का वहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन हो ही रहा है कि आप एक प्रथा को हाईलाइट कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं ना कहीं बंधन में रखती है, जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी फ्री रहने का हक है पूरा, उनके खूबसूरत चेहरे दिखाने का हक है जो कि नेट में लिखे हुए हैं। जी जी, मतलब बंधन या बंदिशें नहीं होनी चाहिए। अगर वो शौक से खुद अपने मन से कर रही है तो बात अलग है, लेकिन आप बहुत छोटी एज से उन्हें बता देते हैं कि ये रखना ही है, इसमें आपको बंधे ही रहना है। जैसे आप कह रही थी कि उन्होंने एक उसको रिवाज मान लिया है कि बताया है, किया जाता है तो हमें करना है। तो ये चीजें कुछ बदलनी चाहिए। साथ ही साथ आपने युवाओं को जो संदेश दिया मोटिवेटेड रहने के लिए, वो भी बहुत खूब था। आपने जो लाइनें और भी जो बताई, बेबाक वाली कविता आपकी, वो बहुत ही लाजवाब रही बिल्कुल। मतलब उसका असर तो सुनने वाले पर तुरंत होता है, ये तो मैंने अनुभव कर लिया सुनकर। तो बहुत अच्छा काम जी किया। एक जो सवाल मिस हो गया था मेरा बीच में, वो मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि जैसे जी आप एक बैंकिंग प्रोफेशनल भी है, तो इसके लिए भी आपको अपने जो आप जन्म स्थान रहा है वहां से डेफिनेटली पढ़ाई के लिए आप बाहर आई हैं, आप काम के लिए बाहर आई हैं। तो ये अलग अलग जगह पर रहते हुए इस दौरान जो आपका एक परसेप्शन रहा होगा वही कि सोसाइटल बिहेवियर कैसे बदलता है टुवर्ड्स वुमेन और गर्ल, क्या कुछ आपको डिफरेंस लगा या आपको सब सिमिलर लगा? जैसे आपका स्टेट लिया, दिल्ली लिया, और कहीं अगर आप गई हैं एजुकेशन के लिए, तो जस्ट टेक वो जी। डिफरेंस। तो यही है कि जब आप पढ़ाई के लिए बाहर निकलती हैं, जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी एक जगह बोला कि घर वाले थोड़ा हौसला और डर दोनों दिखाते हैं और बाहर वाले आनंद लेते हैं इस चीज का कि देखते हैं कैसे जो इन्होंने इतनी छूट दी है बेटियों को, देखते हैं क्या क्या करती हैं। तो इस तरीके की, लेकिन जब आप धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ती हैं, या कहिए कि जैसे कोई नौकरी आपको हासिल करनी है, कोई मकाम आपको हासिल करना है, जब आप वहां पहुंच जाती हैं तो फिर उनकी समाज की भी एक सोच बदलने लगती है। वो भी देखते हैं, वो एक जब आप उनसे मिलते हैं तो एक बहुत इज्जत से आपसे बातें करते हैं और आपके सामने बोले या ना बोले, पीछे से अपने घर में अपने बच्चों को जरूर बोलते हैं कि इस तरीके से देखो, उनकी बेटी ऐसे, उनकी बेटी ऐसे। और देखिए, मैं एक इंस्टेंस यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि मैं 12वीं क्लास में थी, दिसंबर में 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था। और मैं कहूंगी कि वो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा ही था, लेकिन उसका एक प्रभाव माता पिता की सोच पर पड़ा था। मेरी बहुत सारी सहेलियां इसलिए बाहर नहीं पढ़ने निकल पाई थी क्योंकि उनके घर वाले एक उस केस की वजह से या तमाम ऐसे केसेस की वजह से डर गए थे। तो जब भी कुछ ऐसा होता है, शायद सैकड़ों अच्छी चीजें करने में इतना समय लग जाता है और एक बुरी चीज उसको कम कर देती है। तो यही था कि उस समय पर और मुश्किल हो गया था, सोसाइटी में और ज्यादा एक डर आ गया था। फिर जब बाहर निकली मैं, तो अगर मैं बात करूं कि गांव में जैसा माहौल रहता है या शहर में जैसा माहौल रहता है, उसमें काफी हद तक फर्क तो था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भावना जरूर है कि बेटी को सहारे की जरूरत है, लड़की को किसी सहारे की जरूरत है। ये भावना जानी चाहिए समय के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और आप आज हमारे साथ यहाँ आई। आपके साथ एक बहुत ही क्या कहते हैं उसे, कविता वाले माहौल के साथ हमने आपके साथ मुलाकात की है और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली आई एम श्योर कि जो विजयलक्ष्मी फाउंडेशन के फॉलोअर्स हैं वो भी सब आपसे मिलकर एक कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे और आपकी बातें उन तक पहुंची होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ इसी तरह बनी रहें और आगे भी कहीं ना कहीं हम फिर से दोबारा कुछ सेशंस करें और ये सिलसिला चलता रहे, आपकी अच्छी अच्छी बातें और यह हमें और सुनने को मिलती रहें। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी इस सेशन में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद पूरी मीएलएफ टीम की ओर से आपका कि आप आए और अपने समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू।